हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारी रेशियो होने वाली है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है रिटर्न रेशियोज की। ठीक है, कौन सी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, ये एक तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, दूसरी ये बहुत ही टेक्निकल रेशियो है, तीसरी बहुत ही लंबी रेशियो है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आरओए और आरओई दोनों को इंक्लूड करती है। मैंने आपको आरओए आरओई समझा दिया था। आरओए एसेट को इंक्लूड करता है, आरओई सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा यूज करता है। लेकिन ये जो रेशियो है, ये आरओई और आरओई को जब हम मिक्स कर दोगे तो ये रेशियो निकल के आ जाएगी। तो मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो है, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। टेक्निकल इसलिए क्योंकि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन टेक्निकल होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये आरओए को और आरओई दोनों को इंक्लूड कर लेती है, तो बट ऑब्वियसली इसकी कैलकुलेशन की थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टेक्निकल रेशियो लगती है, हालांकि सिंपल है अगर आप क्रक्स समझ गए तो। है क्या ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? देखिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ज्यादा फंसना नहीं है, कोई नया टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से समझो। कैपिटल को आपने एम्प्लॉय कर लिया। अरे फॉर एग्जांपल, आप एक एचआर एम्प्लॉय हो, तो आपने किसी एम्प्लॉय को हायर कर लिया ना। एम्प्लॉय एम्प्लॉय कर लेना मतलब उसको हायर कर लेना, मतलब उसको उठा के ले आना, सीधी बात। तो कैपिटल एम्प्लॉय मतलब आप कहीं से कैपिटल उठा लाए। तो ये अच्छा, जो आप कैपिटल उठा लाए उस पे आपको कितना रिटर्न मिल गया, ये है वो रेशियो। ठीक है, अब यहां पे जो शब्द यूज करा गया ना, एसेट नहीं करा गया, इक्विटी नहीं करा गया, कैपिटल यूज करा गया। अब ये जो कैपिटल वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कैपिटल जो वर्ड है, ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मतलब इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं। कैपिटल के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो हो गया अपनी इक्विटी। आपको अब तो ये आपको पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कैपिटल दो चीजों का मिश्रण होता है, तो इक्विटी का और डेट का। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी अगर पैसा मार्केट से उठाती है, कोई भी कंपनी अगर पैसा मार्केट से उठाती है, तो उसको या तो मतलब मार्केट से मतलब या तो वो डेट से उठाएगी या घर से पैसा लेके आएगी। मतलब सीधी सीधी भाषा में और सरल भाषा में बोलूं, कोई भी कंपनी पैसा जो धंधे में अपने साथ लेके आ रही है, उसको हम इक्विटी बोलते हैं, अगर वो घर से लेके आ रही है। अगर घर में पैसा नहीं है तो वो क्या करेगी, बाहर से लेके आएगी। लेकिन धंधे को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है पैसे की जरूरत पड़ती है, उसे तो कैपिटल बोलते हैं। अरे आपने देखा होगा ना, स्टार्टअप वाले जब स्टार्टअप रेस करना करते हैं, क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं उस, तो वो पैसे क्यों मांग के आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने? क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है ना, क्योंकि बिना पैसों के, बिना कैपिटल के धंधा स्टार्ट ही नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो दो सोर्सेज होते हैं कैपिटल लाने के, मतलब कैपिटल को इंप्लॉय करने के, कैपिटल को उठाने के दो सोर्स आपके पास। या तो आप इक्विटी से ले आओ, इक्विटी मतलब मालिकों से, जो घर से अपना खुद ही उठा के लेके आए, है ना, बाहर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास घर का ही पैसा है, तो उसी पैसे से ही आप अपने आपको बिजनेस को फंड कर दो, मतलब कैपिटल वहां से ले आओ। या डेट से ले आओ, बाहर वालों से उठा के ले आओ। घर में पैसा नहीं है तो बाहर वालों से। बाहर वाले कौन? बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए, इनसे आप पैसा उधार पे उठाओगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको इनको जो रिटर्न देना पड़ेगा, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, ये फुकट में नहीं आता। ये बाहर वाले आपको पैसा क्यों ही देंगे? वो अपना अच्छा खासा आपको देने के बजाय कहीं रिटर्न आप वो कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उस पर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। आपको देके उस रिटर्न का लॉस नहीं हो जाएगा उनका, तो बट ऑब्वियस वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो क्योंकि वो कॉस्ट बन जाएगी, तो वो आपसे रिकवर करेंगे, इसलिए ब्याज लेंगे आपसे, है ना। दूसरी बात, इक्विटी में आप, क्योंकि आप घर से ही खुद ही उठा के पैसा लेके आ रहे हो, आप जो मालिक लोग हैं वो ही तो अपना पैसा उठा के लेके आ रहे हैं, तो मालिक अपने आप को तो कोई रिटर्न देगा ही नहीं। अरे अपने आप को थोड़ी ना इंटरेस्ट देगा। मालिक लोग क्या लेते हैं, वो तो प्रॉफिट में रिटर्न लेते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिटर्न रिटर्न का कोई गेम नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंसेप्ट है डिविडेंड का। डिविडेंड कुछ नहीं होता, मालिक लोग जो प्रॉफिट का शेयर ले रहे हैं, प्रॉफिट खा रहे हैं, उसी तो डिविडेंड बोलते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपिटल का गेम है। तो कैपिटल इंप्लॉय करना मतलब जो धंधे में आपने पैसा लगाया, धंधा स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, एसेट्स खरीदने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, उसके लिए जो कैपिटल की हमको जरूरत है, उसको हम इंप्लॉय करेंगे। अच्छा, इंप्लॉय हमने कर लिया, मैंने आपको बताया उसके दो सोर्सेज हैं, या तो इक्विटी से उठाओ या डेट से उठाओ। उठा लिया, कैपिटल आ गई। अब उस कैपिटल को जब धंधे में लगाया, उस कैपिटल ने हमको कितना रिटर्न कमा के दिया, ये है। तो ये एसेट और इक्विटी से बिल्कुल फर्क है, क्योंकि एसेट वाले केस में तो हमने ये लिया था कि टोटल एसेट्स को, टोटल एसेट्स है ना वहां पे, रिटर्न ऑन एसेट मतलब टोटल एसेट, मतलब टोटल एसेट में जो मैंने अपना पैसा लगा रखा है, उस पर कितना मुझे रिटर्न मिल गया। टोटल एसेट में मैंने जो पैसा लगा रखा है, उसमें मुझे कितना रिटर्न मिल गया, ये है। और इक्विटी वाले में क्या है, शेयर होल्डर का।
मैंने आपको बोला कैपिटल में इक्विटी और डेट मिक्स होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते, हम इसको जानते नहीं कौन है, सिर्फ इसको इसको कंसिडर करते हैं। मतलब घर वाले जो अपना पैसा उठा के लाए हैं उस पर कितना हमको रिटर्न मिल गया, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई रेशियो ही नहीं पढ़ी जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड हो, इक्विटी भी और डेट भी। तो आप बोलोगे सर हमने रिटर्न ऑन एसेट पढ़ी तो है, वो बात तो सेम ही हो गई रिटर्न ऑन एसेट, क्योंकि आपने यही तो बोला था जो एसेट है, जो टोटल एसेट है, ये तो यूजेस ऑफ फंड्स है, तो इनको उठाने के लिए सोर्सेस ऑफ फंड्स हमने कैपिटल से तो लाए होंगे। कैपिटल और कैपिटल आपका दोनों इक्विटी और डेट मिक्स है, तो वो सारा का सारा जो पैसा हमने इक्विटी से उठाया, डेट से उठाया, मिक्स करा, एसेट्स खरीदने में लगा दिया होगा, तो ये तो रही एसेट, तो आरओए तो है वो। लेकिन आप एक चीज भूल गए, ये जो कैपिटल इंप्लॉयड वर्ड है ना बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड वर्ड, इसके अंदर ये जो मैं लिखता हूं ना इक्विटी, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे समझा रहा हूं, ये डाउट आपके माइंड में आना चाहिए। कैपिटल, ये जो मैं वर्ड बोलता हूं कैपिटल, यहाँ पे ये तो आपको पता है ये दो चीजों का मिश्रण है, इक्विटी, और यहाँ पे जब मैं लिखता हूं डेट, ये मेरे डेट से लिखने का मतलब है ये लॉन्ग टर्म डेट है। अरे शॉर्ट टर्म डेट की बात नहीं कर रहा कि 3 महीने का आपने एक बैंक से जाके लोन लिया, इससे आप अपनी कोई एसेट खरीदोगे क्या? शॉर्ट टर्म लोन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल, वो करंट लायबिलिटी के पार्ट है। अरे आप 11th क्लास के अकाउंट्स करते आ रहे हो, आपने बेसिक फाइनल अकाउंट्स बनाई होगी सोल प्रोप्राइटर की, कभी भी आपने क्या शॉर्ट टर्म लोन को कैपिटल में इंक्लूड करा है? आप उसको हमेशा करंट लायबिलिटीज में लिखते हो, करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अरे एक ऑपरेटिंग साइकिल के एक साइकिल के अंदर अंदर है, पे हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल मतलब आपने धंधे स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, और धंधा तो टिल परपेचुटी तक चलेगा, तो भाई साहब उसके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग तो वो या तो एक तो इक्विटी है जो घर से उठा ला है, दूसरा बाहर वालों से, बैंक से एक लंबा चौड़ा लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। सीधी बात है, क्योंकि आप जब एक बिजनेस को फाइनेंस करोगे उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत है जो आपके धंधे में थोड़े टाइम रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन थोड़ा लॉन्ग टर्म बिग अमाउंट का लोन होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है। दूसरा लॉजिक अभी आपको मैं शायद यहां नहीं बता सकता, एक और लॉजिक है इसका, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रीजन। देखिए जितना मैं आपको एक यील्ड रिटर्न होता है ना, वाईटीएम रिटर्न करके एक कंसेप्ट है, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा, जितना ज्यादा लोन की मैच्योरिटी होती है, जितना ज्यादा लोन की मैच्योरिटी होती है बेटा, उतना ज्यादा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। लेकिन इसमें एक गेम है, इसमें भी एक गेम है, ये लो भी हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, कंपनी अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लेती है उसमें चक्करबाजी है, अगर कंपनी एक लॉन्ग टर्म लोन बैंक से उठाती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन अगर लेगी उसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो ये आपको भी नहीं समझा, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, कंडीशन है, मेरा सेक्शन बी का कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है, ठीक है। अभी यहां नहीं समझा रही, अभी आप ऐसा समझो कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी से आप घर से पैसा उठा लाए, ये तो एक हो गया, और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म डेट, मतलब बाहर वालों से अपने लॉन्ग टर्म ले लिया। तो मैं जब भी कैपिटल वर्ड यूज करूंगा, मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ इक्विटी प्लस डेट, तो जब भी डेट डेट वर्ड बोलता हूं तो आपको यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट समझना है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट इंक्लूड नहीं होती। अरे शॉर्ट टर्म डेट आपने जैसे क्रेडिटर, आपने माल खरीद लिया उधार पे, ये तो शॉर्ट टर्म डेट ही तो हुआ, आपने किसी क्रेडिटर से उधार पे माल खरीद लिया, शॉर्ट टर्म डेट है। इससे आप अपनी कैपिटल फाइनेंस कर रहे हो। कैपिटल कहां है, ये आपकी ये ऑपरेटिंग फाइनेंस, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के तरीका है वो। ये कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में जमीन आसमान का फर्क है। ये कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म पर्पस की नीड को फुलफिल करने के लिए ये जो पैसे की जुगाड़ की जरूरत है। और शॉर्ट टर्म जो आप अपना रोजमर्रा का अपना धंधे की एक्टिविटी करते हो, माल खरीद लिया, माल बेच दिया, है ना, सैलरीज वगैरह एम्प्लॉइज की पे करती है, उसके लिए हमको जो पैसे की जरूरत पड़ गई, हम उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेते, हम उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, वो इसके पार्ट आता है, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। हम यहाँ पे मेन कैपिटल इंप्लॉयड की बात कर रहे हैं, कैपिटल इंप्लॉयड के अंदर याद रखना वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं करते हम, वो उसका पार्ट नहीं है। तो कैपिटल इंप्लॉयड इक्विटी से आता ही है, वो तो एसेट है, क्योंकि इक्विटी तो होती लॉन्ग टर्म है, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए वैसे यूज नहीं होती। अरे क्रेडिटर्स को पेमेंट या सैलरीज को पे करने के लिए आप शेयर्स थोड़ी ना इशू करते हो, सीधी बात है ना। आपको जर्मनी से कोई मशीन मंगवानी है, आपको कोई फैक्ट्री बनवानी है, उसके लिए तो आप लॉन्ग टर्म लोगे, शॉर्ट टर्म लोन लोगे 3 महीने का, फैक्ट्री बनेगी 5-6 साल, 3-2 साल के अंदर, और लोन अभी देना है 3 महीने के अंदर, लॉजिक बनता है, फायदा ही नहीं बेटा, ठीक है। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं, ये तो बेसिक बंदा भी एक कैलकुलेशन लगा लेगा, तब भी वहां पे हम शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेते, ठीक है। तो मैंने आपको हर एंगल से समझा दिया ये वाला गेम। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा था, सर आपने ये क्यों नहीं बोल, तो आरओए इज वाई इज नॉट इक्वल टू आरओसी, क्यों आर ओ ए इज नॉट इक्वल टू आर ओ सी, जबकि जबकि जो इसके अंदर एसेट्स होती हैं वो कैपिटल से ही तो फाइनेंस होती हैं। अरे इक्विटी प्लस डेट,
लेकिन आप यहाँ पे एक चीज भूल गए, यहाँ पे जो हम आरओए में जो एसेट्स लेते थे वो टोटल एसेट्स लेते थे। टोटल एसेट्स लेते थे बेटा, याद रखना, हम आरओए के अंदर जो एसेट्स लेते थे वो टोटल एसेट्स में होगी। अब टोटल एसेट के अंदर क्या गेम है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके अंदर टोटल एसेट जो है, इसके अंदर करंट एसेट्स भी हैं। टोटल एसेट्स के अंदर याद रखना कुछ करंट एसेट्स भी, और कुछ कुछ करंट एसेट्स को हम फाइनेंस इस वाली कैपिटल से नहीं करते, क्योंकि यहां पे मैं अब आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, कैपिटल जो है वो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट से होता है। अरे क्या आप लॉन्ग टर्म डेट लेके कोई करंट एसेट खरीदोगे? अरे टोटल एसेट के अंदर तो करंट एसेट्स भी तो होंगी। फॉर एग्जांपल डेटर है, डेटर छोड़ो, चलो स्टॉक ही है। एक स्टॉक खरीदने के लिए क्या आप एक लॉन्ग टर्म लोन लोगे? एक स्टॉक जो 3-4 महीने के अंदर ही लिक्विडेट हो जाएगा, उसके लिए आप एक 5 साल का लोन लोगे? बेटा ये तो बात कुछ, ये गेम तो भैया अकाउंट से किसी को समझ नहीं आएगी। गेम ये है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म एसेट को फाइनेंस करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ही लोगे। अरे 3-4 ये एक इन्वेंट्री खरीदने के लिए आप एक 2 महीने का लोन ले लोगे, क्योंकि 3-4 महीने में लिक्विडेट हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, इसको लोन चुका देंगे, बस हो गया काम। तो यहां पे ये है। दूसरा बैलेंस, अब यहां पे चलते हैं थोड़ा बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इतना तो पता ही होगा बेटा, बैलेंस शीट है, यहां पे शब्द है बैलेंस, तो यहां पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको पता है, टोटल इक्विटी, अगर मैं बात करूं इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज, या टोटल लायबिलिटी को भी मैं थोड़ा तोड़ के लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म डेट, लायबिलिटीज के मैं डेट रेट लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म, तो ये टोटल लायबिलिटीज तो हो गया, इज इक्वल टू टोटल एसेट। ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, टोटल एसेट हो जाती है ना, क्योंकि इक्वल होता है बैलेंस। अरे एसेट का ये जो बैलेंस है ये इक्वल होता है ना इस लेफ्ट साइड के, तो यही है। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, इसको और इसको, लॉन्ग टर्म को मैंने आपको बोला इससे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे हम शॉर्ट टर्म यूज नहीं करते, प्लस शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू टोटल एसेट, ऐसा भी लिख सकता हूं। अब आप मुझे बताओ, आरओए के अंदर हम एसेट कौन सा, आरओए जो फॉर्मूला होता है हम उसके अंदर टोटल एसेट इंक्लूड करते हैं, टोटल एसेट लेते हैं ना। अब ध्यान से देखो बेटा, टोटल एसेट जो लेते हैं वो उसका जो सोर्सेज होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट होता है। मैं आपको लॉजिक से बता दिया, क्योंकि टोटल एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स होंगी, जैसे प्लांट हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सब बड़ी लंबी चौड़ी मशीनरी, ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस होती है लॉन्ग टर्म लोन से। लेकिन कुछ छोटी मोटी एसेट्स भी तो होती हैं, उसके अलावा लंबा चौड़ा लोन तो लोगे नहीं, कुछ आप इससे फाइनेंस करोगे, इसलिए इन दो चीजों का मिश्रण है। लेकिन हम यहाँ पे रेशियो कौन सी पढ़ रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट इक्वल टू टोटल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है बता दो। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच है ये, या एसेट अप्रोच भी बोल सकते हैं। इस मेथड का नाम है एसेट अप्रोच, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना एसेट के थ्रू। कुछ नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है बेटा, ये तो 4th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा, प्लस माइनस ही तो करना है। अगर आपको तो इतना पता है ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, अकाउंटिंग इक्वेशन माइंड में होनी चाहिए, इक्विटी प्लस, इक्विटी प्लस क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को आप कैपिटल बोल सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब मैथमेटिक्स से शॉर्ट टर्म डेट को वहां पे ले जाओ, तो टोटल एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। आरओए इसलिए आरओसी के बराबर नहीं है, क्योंकि आरओए के अंदर जो टोटल एसेट्स होती हैं वो, आरओए के अंदर जो टोटल एसेट्स होती हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म डेट को दोनों को इंक्लूड करके चलता है। लेकिन आरओसी के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो टोटल एसेट्स में से शॉर्ट टर्म डेट माइनस करके चलता है, क्योंकि हमको कुछ ऐसी एसेट्स हटानी है टोटल एसेट्स में से जो शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस्ड है। अरे जो आपने शॉर्ट टर्म डेट लिया होगा टोटल एसेट को फाइनेंस करने के लिए, अगर आप माइनस करोगे तो वो हट जाएंगी ना। तो जो एसेट, कौन सी एसेट बचेंगी फिर, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस करा। सीधा लॉजिक। अरे आपने ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड से पैसा उठाया होगा, एसेट भी तो इन्वेस्ट करा होगा ना, तो हमको वो एसेट चाहिए जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस करी। कैसे निकलेंगी, अगर आप शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंस जो करी है वो माइनस कर दोगे, निकल जाएंगी। तो सीधा सीधा शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दो, सीधा लॉजिक है बेटा। इसे कहते हैं एसेट अप्रोच। ये जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इसे कहते हैं एसेट अप्रोच। मतलब जनरली आप कैपिटल जो निकाल रहे हो ये लाइबिलिटी वाली साइड का चक्कर है, तो आप लाइबिलिटी साइड से निकालो, लेकिन फॉर्मूला आप एग्जामिनर आपको इतना इजी करेगा नहीं ना, वो आपको एसेट का अमाउंट दे देगा, तो निकाल लेंगे भाई साहब, मैथमेटिक्स है। प्लस हमको तो पता तो है दोनों साइड इक्वल है, तो एक चीज दे देगा, दूसरी चीज लाइबिलिटी के माइनस करके निकाल लेंगे।
इसे कहते हैं एसेट अप्रोच। एक होता है लाइबिलिटीज अप्रोच, मतलब लाइबिलिटी मतलब डायरेक्ट अप्रोच, इसे डायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं। कुछ नहीं है, ये तो सीधे अकाउंटिंग क्वेश्चन से निकाल लो। कैसे निकालोगे? इक्विटी, अरे इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये बन तो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मेथड है, इक्विटी प्लस डेट। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ गेम है ही नहीं। चलिए आइए, या टोटल लाइबिलिटीज बने, शॉर्ट टर्म डेट, कुछ भी बनाने को तो मैं कितने मेथड बना लूं, कितने बताऊंगा, ये तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखिए मैंने आपके सामने एक रखा हुआ है। वैसे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ करंट लायबिलिटीज टोटल एसेट के अंदर कुछ ऐसी एसेट्स भी होंगी शॉर्ट टर्म जो आपने करंट लायबिलिटी से फाइनेंस करी होंगी, तो हमको वो माइनस कर देनी है। तो जब आप माइनस करोगे तो वो एसेट बच जाएंगी जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस करी। तो हमारे पास एक तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आपने एसेट में तो इन्वेस्ट कर दिया होगा, ये वही वाली एसेट है। एक और मेथड है शेयर होल्डर, ये तो आपको पता ही है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये तो है ही आंसर। दोनों मैंने आपको बता दिया है। और एग्जामिनर में ज्यादातर जो टेस्ट होता है ये वाला होता है, एसेट अप्रोच। ये वाला तो वो बहुत कम टेस्ट करता है, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट है, वो एसेट से आपको छेड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी रखा है, ये मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने रखा है, इस आरओसी का जो फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, मतलब एबिट अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए यहाँ पे शब्द मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा, लेकिन ये एक्चुअली एवरेज है। इसका एक रीजन है यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कभी कभी सीएमए यूएसए में वो आपको सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता है। ठीक है, बहुत 5 में से 3 बार मैं बात करूंगा। ठीक है, 5 में से 3 बार अगर हम बात करें बेटा, 72 या 60% की मान लेते हैं, 60% वो आपको बताओ सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड देता है जनरली। अब तक मैंने आपको रेशियोज में बताया है, जो डिनोमिनेटर अमाउंट अब तक जो हमारे पास आए हैं, उसमें हमारे पास ओपनिंग अमाउंट होता है, क्लोजिंग अमाउंट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट का आइटम है ना, एसेट है, तो हमको न्यूमरेटर वाला लेकिन फॉर द ईयर एंडेड होता है, तो उसको मैच करने के लिए हमको एवरेज लेना पड़ता था, है ना। लेकिन सीएमए यूएसए के पेपर में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाले केस में वो आपको एवरेज वाला गेम नहीं देता, सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता। अब आप जबरदस्ती एवरेज तो निकालोगे नहीं, जब उसने आपको सिर्फ कैपिटल दे दिया, मतलब ओपनिंग नहीं दिया ना क्लोजिंग दिया, तो आप मान के चलोगे ये ऑलरेडी एवरेज है, उसने आपको एवरेज निकाल के दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, थोड़ी टेक्निकल है ये रेशियो, थोड़ी लंबी रेशियो है ना, तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो वो आपकी और कैलकुलेशन ना बड़ी करने के चक्कर में इसलिए दे देता है। लेकिन ऐसा भी सीएमए यूएसए में आया हुआ है कि वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे देगा, तो फिर अपना जैसा शुरू से चल रहा है कर लेंगे, एवरेज ले लेना, एवरेज जरूर ले लेना। ठीक है, एवरेज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाला अमाउंट एसेट है, सीधी बात। चलिए, ऊपर अब एबिट इसलिए लिया है, एबिट क्यों लिया? क्योंकि देखिए एबिट लेने का चांस, यहाँ पे हम नेट इनकम भी ले सकते थे, नेट इनकम भी ले सकते थे, लेकिन हमको नेट इनकम नहीं लेना। बात सुनो, क्योंकि नेट इनकम निकालते हुए आपको यह पता होगा, एबिट जो नेट इनकम होती है उसमें दो चीजें माइनस करके निकलती हैं। कैसे? देखो यहाँ पे ये जो एबिट है ना, एबिट, इसमें से पहले आप क्या माइनस करोगे? फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे। इंटरेस्ट माइनस करा, फिर आपके पास क्या आएगा? ईबीटी आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अरे क्योंकि अब इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया ना। ठीक है, अब इसमें से जब आप टैक्स माइनस करोगे, टैक्स माइनस कर दिया आपने, हाँ जी कर दिया। अब ये जो रेसिडुअल फाइनल अमाउंट बचेगा, इसको ही तो हम नेट इनकम बोलते हैं, इसको हम नेट इनकम बोलते हैं। अब आप ये भी ले सकते थे, क्योंकि अब तक रेशियोज में ज्यादातर नेट इनकम या ऑपरेटिंग इनकम लेते थे। देखिए मैंने आपको सीएमए यूएसए का बता दिया है, सीएमए यूएसए के आपके सिलेबस के अंदर हम ऑपरेटिंग इनकम को ज्यादातर नेट इनकम ही बोलते हैं। ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी ऑपरेटिंग नेट इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू एबिट, एबिट ही बोलते हैं। इसका रीजन ये है, ज्यादातर ज्यादातर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूड आपको दिए नहीं जाएंगे ना, आपको वो क्या कहते हैं उसको, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपके सिलेबस में वो इक्वल रख दिया गया है। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ये दोनों अलग है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब आपके जो मेन धंधे से इनकम आ रही है, एबिट, एबिट मतलब सारी चीजें, ऑपरेशन से भी आ रही है, नॉन धंधे से भी आ रही है ना। आपके जैसे आपने कोई से प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट वगैरह कर दिया, आपने इंक्लूड कर दिया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, आपको उस पर ब्याज मिल गया, आपको डिविडेंड मिल गया, वो सब इंक्लूड करा जाएगा एबिट में। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम में ये सब इंक्लूड नहीं होता एक्चुअली टेक्निकली। लेकिन आपके सीएमए यूएसए का, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों को इक्वली माना गया। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, तो अगर गलती से आपके पेपर में आपको ऑपरेटिंग इनकम दे दे, आप लोग बोलोगे सर ने तो एबिट बोला था, अब आप कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें? तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लेना। आपको बेटा निकाल, सॉरी, आपको ऑपरेटिंग इनकम से ही आगे बढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपके पेपर में ऑपरेटिंग इनकम और एबिट को सेम रखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नेट इनकम अगर दे दी गई है और ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, तो आपको ऑपरेटिंग इनकम चूज करना है, नेट इनकम मत चूज करना है।
ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये रेशियो ऑपरेटिंग इनकम वाली है। इसका रीजन ये है, आपने ये जो कैपिटल उठाई, अब आपको एक्चुअली ये देखना आपको कितना रिटर्न इसमें मिल गया, लेकिन बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट का। आपको भी ये देखना, मोटा मोटा भी मैंने धंधे से मैंने कितना कमा लिया अभी। अरे मैंने ये पैसा बाहर, ये मैंने कैपिटल मार्केट से उठाई, इसको धंधे में पटक के डाल दी। अब इसको जैसे ही धंधे में डाला तो मुझे पहले धंधे में कितना कमा के दिया। अगर आप नेट इनकम ले लेते तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो जाता, तो हमको ये नहीं पता चलता कि हमारे धंधे ने हमको कितना कमा के दिया। अभी मैंने ये पैसा किसके लिए लिया, अपने घर के लिए नहीं, धंधे के लिए ना। तो धंधे के लिए लिया और धंधे में डाल दिया। तो मुझे ये देखना है धंधा मुझे कैसे बाउंस बैक करके दे रहा है, धंधा इस पैसे के बदले मुझे कितना कमा के दे रहा है, बस मुझे ये देखना है अभी। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मार्केट से जो कैपिटल उठा ली उसमें कितना रिटर्न मिल गया, ये देखना। इस रेशियो का एक यूज है जो मैं आपको सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आपको थोड़ी सी पिछली क्लास में हल्का सा एक ग्लिम्स इसका मैंने दिया। देखिए ये मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये जो वर्ड में बोल रहा हूं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कैपिटल उठा ली, बेटा मैंने आपको बोला ये कैपिटल फोकट में नहीं आती आपके घर में। आपके धंधे में ये जो आपने कैपिटल उठा ली है, फोकट में थोड़ी ना आ जाएगी, आपका एक कॉस्ट इनकर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल डेट से उठा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, वो कॉस्ट नहीं है, वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले आप क्या निकालो कि कॉस्ट आपकी कितनी हो गई। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, इस कैपिटल को इस कैपिटल को धंधे में उठाने के लिए मैंने कैपिटल जो उठा ली, मेरा 12% का खर्चा हो रहा है, 12% का मैंने खर्चा ले लिया, मतलब 12% के रेट पे मैंने कॉस्ट उठा ली। अरे फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो 1 लाख का, सोचो आपको लोन लेने जाना है, तो बैंक आपको कह रहा है मुझे 10% का इस पर ब्याज दे दे, तो आप दुनिया को क्या बोलोगे, मैंने 1 लाख रुपए उठा तो लिए बैंक से, लेकिन 10% की कॉस्ट पे। ऐसी कंपनी भी बोलती है उसने कैपिटल तो उठा ली धंधे के लिए, लेकिन 12% की कॉस्ट पे। अभी कॉस्ट कैसे निकली ये मत पूछो, क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक है नहीं, ये सेक्शन बी का टॉपिक है। अरे पूरा टॉपिक है और कम से कम इसमें अच्छे खासे लेक्चर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो 12% की कॉस्ट पे उठा ली। अब उठा तो ली, अब क्या, अब उठा ली, अब क्या देखें उसको, धंधे में इन्वेस्ट करेंगे, अब धंधे में डालेंगे। अब ये धंधा मुझे कितना कमा के दे रहा है, अब वो रिटर्न निकालेंगे। सोचो धंधे ने आपको 20% रिटर्न कमा के दे दिया, तो आप पूरी दुनिया को बोलोगे देखो मैंने 20% रिटर्न कमा लिया, 20%। ये बस एक ग्रॉस अमाउंट है, आपके हाथ में तो 20 आ गए, लेकिन क्या आप इसको पूरा का पूरा 20 खा सकते हो? आप क्या बोल सकते हो कि पूरा का पूरा 20 मेरा है? नहीं, इसमें से 12% तो जिसने आपको कैपिटल दिया उसको दो, क्योंकि भाई साहब अगर वो आपको कैपिटल ही नहीं देता तो क्या आप ये धंधे में डाल सकते थे? धंधे में डालते नहीं तो क्या ये 20% कमा सकते थे? नहीं ना। तो ये एक्चुअली उसकी वजह से हुआ है, तो उसका शेयर उसको देना पड़ेगा। उसका कितना शेयर है? 12%, तो 12% तो उसमें से चला गया, तो कितना बचा? 8%। तो 8% एक्चुअली बैठ के खा सकते हो, ये आपका नेट अमाउंट। ये थोड़ा मैं एनालिसिस लेवल पे चला गया, ये फंडामेंटल लेवल बता रहा हूं मैं आपको क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या है? एबिट। एबिट लेने का लॉजिक समझ में आया? क्योंकि अभी बस हमको ये जानना है धंधे धंधे ने अभी मैं कितना कमा के दे दिया। अभी टैक्सेस और इंटरेस्ट माइनस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतनी जल्दीबाजी मत करो इतना माइनस करने की। ठीक है, चलो, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट इनकम टैक्सेस। इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कंपनी कोर ऑपरेशन। क्योंकि अभी यही जानना है ना, धंधे के लिए उठाया तो धंधे में डालता तो धंधे धंधे ने कितना कमा के दिया। नेट इनकम में ये दिक्कत नहीं आती, नेट इनकम में दिक्कत ये आ जाएगी वो इंटरेस्ट माइनस कर देगा, उल्टे सीधे खर्चे है ना, ये सब धंधे के थोड़ी ना खर्चे हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट से ही है। तो ये सब टैक्स वगैरह इंटरेस्ट माइनस करने की वजह से हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारा धंधे का इनकम कितना है, ये भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने वो लिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और टैक्स पॉलिसीज, इट्स ऑफन रेफर टू एज ऑफन ऑफन है बेटा ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, लेकिन आपके सीएमए यूएसए के कोर्स के लिए बस रखा गया। मैं आपको बता रहा हूं आगे जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, फॉर एग्जांपल एसीसीए सीपीए करेंगे, वहां पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बेटा। डिफरेंस है यहाँ पे, ऑपरेटिंग इनकम और एबिट दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। गलती से अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ गए फिर ऑपरेटिंग अलग है, एबिट अपनी इनकम अलग। ठीक है, चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग वो अलग है, उसमें सिर्फ कैश कैश नेचर है। ऑपरेटिंग इनकम तो एक्चुअल नेचर में होती है, कैश फ्लो फ्रॉम कैश बेसिस में होती है। ठीक है, इन सब के अलग मायने हैं बेटा। चलिए, एक छोटा सा नोट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा, देखिए यही वाला, द सीएमए माइट आल्सो एम्फसाइज यूजिंग द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर अ पीरियड। मतलब बिगिनिंग दे देगा, क्लोजिंग दे देगा। अरे बिगिनिंग क्लोजिंग आ गया तो फिर निकाल लेना ना बिगिनिंग क्लोजिंग। अच्छा आप फिर बोलोगे सर एक का अगर सारे देते तो मतलब, अरे आपको सर बिगिनिंग भी दे रहा है, क्लोजिंग भी दे रहा है, और सिर्फ ये भी बोल रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी भी है, तो क्या करें? अरे तो बेटा आंसर सेम ही आएगा ना, अगर आपने बिगिनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे एवरेज, और जो एग्जामिनर ने आपको निकाल के दिया है अगर अगर जो मैच कर रहा है तो फिर क्या इतनी टाइम वेस्ट कर रहे, लिख लो, एवरेज निकाल के लिख लो। लेकिन एक आपको अब एक पॉइंट बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत कंफ्यूज है, आधे तो वहीं लग जाएंगे उसको देख के। पता क्या हुआ एक बार सीएमए यूएस में, बताऊं उसने क्या करा? यहां देखो, यहाँ पे
उसने क्या करा आपको बताऊं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। एवरेज कैपिटल मतलब क्या, सॉरी एवरेज कैपिटल कह रहा हूं, ओपनिंग एक तो बिगिनिंग बैलेंस दे दिया, बिगिनिंग बिगिनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बिगिनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। बच्चे खुश हो गए, हाँ चलो एवरेज निकाल लेंगे, बिगिनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, आंसर हो गया। लेकिन उसने एक चीज पता और क्या दी थी, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज लिख के और दी थी। अब यहां पे आधे देख के तो यहीं लुढ़क गए। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ट्रेड ऑफ सही है। मतलब हम क्या इसका बिगिनिंग और क्लोजिंग का, बिगिनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकाल के जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो यूज करें डिनोमिनेटर में, या जो ये एग्जामिनर ने यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख के दिया इसको यूज करें। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। ऐसा उसने यूज करा हुआ है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें आपको कौन सी चीज यूज करनी है। अगर ऐसा केस आ जाता है पेपर में, तो आपको हमेशा जो एग्जामिनर ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को दिया है वो ही आपको यूज करना है। सीधा सीधा लॉजिक है एग्जामिनर, क्योंकि ये कहता है कि आपको उससे ज्यादा पता है। एग्जामिनर ने जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के यहां पे दी है तो फिर यही सत्य है, चाहे एवरेज कुछ भी हो। क्योंकि हो सकता है, एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज आप खुद समझो ना, एवरेज क्या होता है, मोटा मोटा हिसाब है। लेकिन एग्जामिनर का नहीं नहीं, हमको मोटा मोटा हिसाब नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट चाहिए। हो सकता है उसने आपको एक एग्जैक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दी हो दिन रात एक करके, आप उसकी मेहनत को यूं साइड करके अपना वो मोटा मोटा हिसाब ले रहे हो, बेटा वो तो नाराज हो ही जाएगा ना। इतनी मेहनत से तो उसने आपको एक्यूरेट निकाल के हिसाब दिया, आपने उसको साइड करके मोटा मोटा हिसाब ले लिया। एवरेज गलती से भी मत ले लेना एवरेज वाला। जब एग्जामिनर ने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, ये सिर्फ यहां नहीं अप्लाई होता, कहीं भी, कहीं भी अगर आप एवरेज कुछ भी निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एवरेज एसेट निकाल रहे हो, एवरेज इक्विटी निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो और साथ में एग्जामिनर ने अपना भी दे रखा है, कभी भी एवरेज मत निकालने बैठ जाना, एग्जामिनर का यूज करना। एग्जामिनर का ही बिल्कुल सत्य है, मैं बता रहा हूं आपको, ये नोट कर लेना। अगर आपने एवरेज निकाल लिया आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एग्जामिनर आपको लिख क्यों दे रहा है, फिर एग्जामिनर पागल है क्या? अबे जब एवरेज है तो तू ये क्यों दे रहा है, इसका मतलब उसने कुछ दिमाग लगा के दिया होगा ना। इसका मतलब वो आपको ये बताना चाहता है, भाई साहब गलती से भी एवरेज मत ले लेना, ये सिर्फ नकली नकली है, ये तो मोटा मोटा हिसाब है, मैंने तुमको जो निकाल के दिया है वो असली हिसाब है, वो लो। वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, इसको नोट में जरूर लिख लेना, ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं दिया फिर तो अपना एवरेज निकाल लेना, क्योंकि भाई हम भैया हमें तो है नहीं, हमको तो नहीं पता क्या है, हम तो मोटा मोटा हिसाब निकाल के आंसर कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था बेटा कंसेप्ट। चलिए आइए, बहुत सिंपल रेशियो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे आपने आरओए पढ़ लिया, आरओसी पढ़ लिया, आरओसी पढ़ लिया, दुनिया भर की चीजें आपने पढ़ ली, तो ये तो अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। उनमें क्या था, बस हम कभी हम इक्विटी ले रहे हैं, कभी हम एसेट एसेट ले रहे हैं, लेकिन अब तक हमने कैपिटल ले लिया कि भाई साहब जो हमने पूरा पैसा उठाया, कैपिटल उठाई, उस पर हमको कितना रिटर्न मिलेगा, ये है बस वो रेशियो। आइए एक एग्जांपल लीजिए, देखिए इस एग्जांपल में मैंने थोड़ा सा आपको पता घुमाने की कोशिश करी है, घुमाने की कोशिश करिए। मतलब अब तक कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे मैं सीधा सीधा आपको अमाउंट दे दिया करता था। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग इनकम होती थी तो ऑपरेटिंग इनकम दे देता था, नेट प्रॉफिट होता था तो नेट प्रॉफिट दे देता था, है ना। कुछ ज्यादा आपको निकालना नहीं पड़ता था, क्योंकि अभी मैं बस आपको समझा रहा हूं, एमसीक्यू सीरीज चलेगी, वहां पर टेक्निकल टेक्निकल खेलेंगे ना। अरे सारा यहाँ टेक्निकल बना दूंगा फिर तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, अभी तो करेक्ट समझाना है। लेकिन एबिट क्योंकि आ गया तो मैंने सोचा यार अब एबिट आ गया तो एक एबिट निकालने की प्रैक्टिस करा ही देता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ही हो जाओ, है ना। तो एग्जामिनर में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए वो आपको बताऊं क्या करेगा, सीधा सीधा एबिट लिख के नहीं देगा, उसके पर्टिकुलर्स लिख के दे देगा और आपको खुद निकालने पड़ेंगे एबिट। कैसे निकालेंगे भाई, एबिट का फॉर्मूला क्या होता है, एबिट मतलब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग इनकम। कैसे निकालोगे, रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, भाई साहब यहीं रुक जाओ पहले। रेवेन्यू मतलब सेल्स, और सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले रेवेन्यू मतलब क्या, सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है, मतलब ये जो सेल्स करी है इसको बेचने की, सॉरी ये जो मैंने सेल करी है इसको बनाने की लागत कितनी आई, तो अगर आप वो माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, सर नेट प्रॉफिट। कैसे करोगे बेटा, आप नेट प्रॉफिट बोल रहे हो, क्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसको। सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रॉफिट। पहली रेशियो अब तक मैंने आपको पढ़ाई थी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वहीं पढ़ा दिया था। दिक्कत यही, आप चीजें रिवाइज तो करते नहीं। अरे ये बहुत अच्छा टेक अवे है, ले लो, मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं, ये रेशियोज रेशियोज खेल लो अच्छी तरह, क्योंकि इससे आपकी जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह की प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको हायरार्की पता चल जाएगी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करा, आपको एबिट आ जाएगा, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करा, ईबीटी आ जाएगी, ईबीटी से माइनस करा टैक्स, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, आपको आईएसई निकल के आ जाएगी। इतनी बढ़िया हायरार्की निकल के आ जाएगा। अरे इसको तो और भी तोड़ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दे देगा। अब बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता, आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। बहुत चीजें हो सकती है, ये सब प्रैक्टिस से आती है, जब क्वेश्चंस कराऊंगा एक टेक्निकल वाले तब आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो अभी तो हमारा सिंपल है, इसमें से इसमें माइनस करो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, क्या एबिट आ जाएगा। तो निकालते हैं, ये क्या है भाई, 10 लाख है, 10 लाख में से 4 लाख माइनस करो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया, 6 लाख, 6 लाख आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें 2 लाख के, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो ओपी, तो भाई साहब 2 लाख माइनस करो तो 4 लाख का हमारा एबिट आ गया। वैसे तो टेक्निकली ऑपरेटिंग इनकम है, लेकिन हम इसको एबिट ही बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ एडेड डिस्कंटिन्यूड आपको दे रखा है क्या, तो इसको ऑपरेटिंग इनकम ही बोल दो, एबिट ही बोलेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अभी इसमें हमें इंटरेस्ट दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है, अभी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक कंपनी बी भी है, कंपनी बी का भी निकाल लो, सीधा सीधा है, कॉस्ट ऑफ सीधा सीधा निकालता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, एबिट आ जाएगा, ठीक है, एबिट आ जाएगा। भैया कैसे निकालेंगे, ये लो कैसे निकाला, 12 में से 8 लाख माइनस कर दो, सीधा 4 लाख आ गया। अरे इस दोनों का सेम आ गया है, तो ये तो दोनों का ही सेम आ गया, ठीक है, ये 6 4 और ये 5 3 8, ठीक है। इसका भी चाहे देखो, कंपनी ए के केस में भी 4 लाख आ गया, इसके केस में भी 4 लाख है, दोनों के केस में 4 लाख सेम आ गया। अभी सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर अमाउंट निकाला, डिनोमिनेटर भी खेल रहा है थोड़ा। अब देखो डिनोमिनेटर, अब देखो डिनोमिनेटर में उसने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के नहीं दिया, डिनोमिनेटर में उसने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के नहीं दिया, और ना ही उसने आपको कोई ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के दिया कि मैं एवरेज ले लूं, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग वाला एवरेज वाला गेम नहीं है, उसने आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया है, वो भी उसने टुकड़े करके दे दी। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि बस दो तरीके हैं, आपके पास दो अप्रोचेस है। अच्छा, दोनों अप्रोचेस में आंसर सेम आना चाहिए। अरे आप एसेट अप्रोच यूज कर रहे हो, मतलब टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मेथड निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, उससे आपका सेम आंसर आना चाहिए जब आप लायबिलिटी अप्रोच करो। कौन सा, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इन दोनों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। डिफरेंट आ रहा है तो आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, आप ही की गड़बड़। अरे क्योंकि बैलेंस शीट सेम है ना, तो आंसर सेम आना चाहिए। आप गड़बड़ आ रहा है तो आप ही गड़बड़ कर रहे हो। अब ये यहाँ पे बेटा हमको सभी दे रखा है, मेरी मर्जी, मैं एसेट अप्रोच भी यूज करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं लायबिलिटी, मैं आपको दोनों निकाल के बताता हूं एक केस में, आपको पता चल जाएगा। देखो दोनों में आंसर सेम है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एसेट अप्रोच यूज करके निकालता हूं, तो कैसे निकाले, टोटल एसेट, अब इसके अंदर तो टोटल एसेट के अंदर करंट एसेट्स भी इंक्लूडिंग हुई, तो टोटल जो करंट एसेट्स होंगी उसको मैंने कहां से खरीदा होगा, करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस करोगा, तो हम वो माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास वो एसेट्स बचे जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड से फाइनेंस करी होंगी, तो एक तरीके से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ही आ जाएगा। बहुत ज्यादा लॉजिक से चल रहे हैं। तो 15 लाख में से अगर मैं 3 लाख माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा, 12 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे मेरी आ चुकी है 12 लाख की। कैसे निकाला भाई साहब 12 लाख, बता दो कैसे निकाला, एक बार बता दो। अरे एसेट अप्रोच यूज करके निकाला, टोटल एसेट्स 15 लाख की है, इसमें से मैंने 3 लाख की मैंने करंट लाइबिलिटीज माइनस करी। एक बार लाइबिलिटी अप्रोच एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सच में काम करता है। देखो लाइबिलिटी अप्रोच कैसी होगी, इक्विटी वो तो है ही, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप बाहर से पैसा उठा रहे हो धंधे के लिए, वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए उठा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म डेट आएगा इसके अंदर 6 लाख। तो 6 लाख प्लस 6 लाख कितना हुआ, 12 लाख। लो भाई आंसर सेम आ गया। ये देखो 12 लाख 12 लाख, ये शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही जीरो लगा दी, कोई नहीं बेटा ये छोड़ो इसको, ठीक है। तो आंसर देखो सेम आया 12 लाख, और ये भी आंसर आया 12 लाख, दोनों में सेम आया। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बताने की जरूरत नहीं थी, बस फिर भी बस एक दिखाने का था कि हाँ देखो आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब कंपनी बी के केसेस में भी निकाल लेते हैं, अब सीधा सीधा निकालते हैं, टोटल एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, 18 में से 4 गया 14 लाख आ गया, इसका 14 लाख आ गया भैया। ऐसे भी कर सकते हो लायबिलिटी अप्रोच यूज करके, 4 लाख प्लस 10 लाख कितना आ गया, 14 लाख। लो भाई दोनों के केस में आंसर सेम आ गया बेटा। तो मैंने न्यूमरेटर अमाउंट भी निकाल लिया दोनों के केस में, कंपनी ए के केस में, और कंपनी बी के केस में भी मैंने न्यूमरेटर अमाउंट और डिनोमिनेटर दोनों निकाले। अब आंसर आ जाते हैं, देखो इसमें मैंने देखो मेथड 1 एसेट अप्रोच 12 लाख 14 लाख, मेथड 2 में कंपनी ए के में 12 लाख 14 लाख, सब सेम है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम अपना आंसर निकाल लेते बेटा। न्यूमरेटर अमाउंट एबिट मैंने कंपनी ए के केस में, अरे कंपनी के ए के केस में मैंने कितना निकाला, 4 लाख की एबिट निकाली थी। अच्छा 4 लाख की एबिट थी, कैपिटल कितना उठाया, 12 लाख। मतलब कंपनी ए के केस में जब मैंने कैपिटल 12 लाख की उठाई, तो और धंधे को गिफ्ट कर दी, ये ले 12 लाख, तो इस धंधे ने उस 12 लाख के बदले मुझे कितना कमा के दे दिया, धंधे धंधे की इनकम 4 लाख। तो 12 लाख पे कितना मिल गया, अरे 12 लाख पे कितना मिल गया, ये रहा 12 लाख पे कितना मिल गया, 4 लाख, 33% कमा लिया। अब आ जाते कंपनी बी के केस में, कंपनी बी ने कितना एबिट कमा लिया भैया, 4 लाख। उसके केस में भी 4 लाख आएगा, उसके केस में भी 4 लाख आया, हाँ। अच्छा उसके केस में 4 लाख आया, लेकिन उसने एबिट कितनी उठाई, ओ सॉरी कैपिटल कितनी उठाई, 14 लाख। मतलब जब वो बाहर से 14 लाख की कैपिटल उठाता है और धंधे को जाके गिफ्ट कर देता है, तो धंधा उस 14 लाख पे हमको कितना धंधे की इनकम कमा के दे देता है।
4 लाख, तो ये लो। तो 14 लाख में इसने मुझे कितना कमा के दिया? 4 लाख। तो इसका कितना रिटर्न आ गया? 28.57%। अब जरा थोड़ा कंपैरिजन कर लें, इंटरप्रिटेशन कर लें। साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी ए इज वेरी गुड। क्यों सर वेरी गुड क्यों है? अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों सेम रिटर्न कमा के दे रहे हैं। 4 लाख कंपनी, अगर आप कंपनी ए में पैसा डालो तो वो आपको 4 लाख का रिटर्न कमा के दे रहा है। कंपनी बी में पैसा डालो वो भी 4 लाख का रिटर्न कमा के दे रहा है, लेकिन दोनों की कैपिटल इंटेंसिटी में फर्क है। मतलब अरे ये जो कंपनी ए है ये ज्यादा एफिशिएंट है। इफेक्टिव दोनों है क्योंकि दोनों रिटर्न कमा के दे रही है, लेकिन एफिशिएंट ए है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम कैपिटल में 4 लाख कमा के दे रही है। अरे ये 12 लाख में ही सिर्फ 4 लाख कमा के दे रही है, ये 14 लाख में 4 लाख कमा के दे रही है। ये कंपनी ए जो है 2 लाख रुपए कम में आपको 4 लाख कमा के दे रही है। यहां आपको कंपनी बी में 14 लाख आप लगाओगे तो 4 लाख कमा रहे हो। कंपनी ए आराम से विद ईज 12 लाख लगा के 4 लाख कमा रही है, उसको ज्यादा टेंशन ही नहीं पड़े, 2 लाख कम में। तो ये ज्यादा अच्छा अपना कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर रही होगी। यहां पे कुछ छोड़ हो सकता है। देखिए ये बस मैंने आपको एक प्राइमा फेशिया जजमेंट दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि ये बेकार ही हो। हो सकता है ये इंडस्ट्री अलग हो। बेटा ये इंडस्ट्री अलग हो सकती है, कंपनी बी मतलब ये नहीं है सेम इंडस्ट्री है, अलग भी तो इंडस्ट्री हो सकती है। तो अभी सिर्फ प्राइमा फेशियल जजमेंट दिया, आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो तो जब थोड़ा डिग डीप करेंगे तभी ताकि चीजें समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा आ जाइए इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं फिर। इवन दो बोथ कंपनी एंड कंपनी भी जनरेटेड द सेम अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख, और इसका जो आरओसीई आया वो 33 आया, आपको पता है उसका 28.57 आया। दिस इंडिकेट्स कंपनी इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो अपनी कैपिटल का ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। मैंने वर्ड यूज करता है एफिशिएंट। अब आपको समझ में आया एफिशिएंट क्यों? क्योंकि भाई साहब कम से कम पैसों में 4 लाख जनरेट कर रही है, दोनों सेम जनरेट कर रही है, लेकिन ए यार कम से कम कैपिटल में यूज करके कर रही है ना। तो अगर वो सोचो 14 लाख उठा ली थी बराबर बी के, और ज्यादा जनरेट कर पाती। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो सकती है बेटा, हम ज्यादा भी यहाँ पे प्राइमा फेशियल जजमेंट, अभी तो सिर्फ प्राइमा फेशियल चल रहा है, डीप डीप करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी चीजें। हाँ अगर ये सेम इंडस्ट्री में है, अगर मैं यहाँ पे शब्द बोलूं सेम इंडस्ट्री, तो फिर बेटा कंपनी ए अच्छी है, फिर तो अच्छी है बेटा, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में है तो यूएस गैप के रूल्स भी हम दोनों में सेम ही लगेंगे। तो आप पता नहीं कंपनी बी यहाँ पे फिर इतना रिटर्न कम कमा के दे रही है, तो फिर एक हाँ फिर ये थोड़ा बेटा आ जाती है घेरे में, लूप में आ जाएगा बेटा। फिर इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कंपनी बी में ऐसा क्या दिक्कत है, वो क्यों अपनी कैपिटल को अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रही। कि अब तो यार सेम इंडस्ट्री में भी है। हाँ सेम इंडस्ट्री में नहीं होते तो यूएस गैप के रूल्स अलग है, तो अकाउंटिंग वैल्यूएशन मेथड्स की वजह से, कैपिटल इंटेंसिटी की नीड की वजह से मैं गेम आ सकता था, अलग अलग आ सकता था। चलिए ठीक है। फॉर एवरी डॉलर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ए जनरेट $0.33 इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वाइल कंपनी बी 0.29। सीधी बात है, मतलब $8 के बदले 0.33 रिटर्न कमा रही है। ठीक है। The CME USA curriculum would then encourage further analysis such after comparing ROC figures to an industry average। ये तो फिर मैं जब आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा और लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा, आपको वहां पे ज्यादा डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके सिग्निफिकेंस और कुछ लिमिटेशंस। बहुत बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है बेटा। अच्छा ये रेशियो पार्ट 1 में भी टेस्ट होती है। ये रेशियो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये पार्ट 1 में, देखिए पार्ट 1 में दो ही रेशियो पार्ट 2 की टेस्ट होती है। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आप दो रेशियोज कॉमन में देखोगे। जो सीएमए यूएसए पार्ट 2 के अंदर तो टेस्ट होंगी पार्ट 1 में भी होंगी। पहली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेक्शन सी वाले टॉपिक में ज्यादा डिटेल में टेस्ट होती है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाला एक टॉपिक होता है। दूसरा जो रेशियो है बेटा जो पार्ट 1 के अंदर भी टेस्ट होती है वो है ये वाली रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पार्ट 1 में भी टेस्ट होती है, पार्ट 2 में भी टेस्ट होती है। ठीक है, ज्यादातर जनरली पार्ट 1 के अंदर टेस्ट होती है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ने जब आपसे कोई रेशियो पार्ट 1 के अंदर पूछ ली तो बहुत लेस चांसेस है उसके पार्ट 2 में भी टेस्ट होने का। अरे क्योंकि इनके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अरे 100 क्वेश्चन ही है, अभी वो तो साइड में रखो, अभी ऐसे को तो 100 क्वेश्चन ही है तो चुन चुन के डालेंगे क्वेश्चन ही। जो चीजें रिपीट कर दी पार्ट 1 के अंदर उसको पार्ट 2 में नहीं करेंगे। वो चीज पार्ट 1 में टेस्ट कर ली है, अब पार्ट 2 में टेस्ट करेंगे उसको। ठीक है, अब वो पार्ट 2 में उसके बहुत कम चांसेस है टेस्ट होने। मैंने बोला कम, वो हो सकता है टेस्ट हो भी जाए। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स पढ़ाने वाला हूँ। टेक्निकल नॉलेज लेना आपकी बहुत जरूरी है। जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं आपको एक बार उसकी रीडिंग करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।